प्रोग्राम FIR विद फ़हीम सिद्दीकी के सेगमेंट पोस्टमार्टम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ आफाक अहमद साहब के साथ। आफाक अहमद साहब चेयरमैन हैं महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। इनकी ये जमात 1992 में मोरज़ वजूद में आई। उस वक्त इसके नाम के साथ लफ्ज़ हकीकी लगता था, लेकिन बाद में जब MQM पाकिस्तान ने अपना नाम तब्दील करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रख लिया तो आफाक अहमद साहब ने भी अपनी पार्टी के नाम से हकीकी हटा दिया। 31 साल का सफ़र है आफाक अहमद साहब का बतौर चेयरमैन, जबकि इससे पहले भी एक सियासी कारकुन रहे। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस सफ़र में क्या खोया और क्या पाया। आफाक साहब, वेलकम इन आवर शो। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका जो एक तवील सियासी सफ़र है, इसमें आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, आप जो सफ़र आपने 92 से स्टार्ट किया ना, वो 92 का तो सफ़र नहीं है। सफ़र तो ज़ाहिर है कि जब BPMSO बनी उस वक्त से ही सफ़र का आगाज़ हो गया था। और हमने कभी भी अलग कोई पार्टी नहीं बनाई, बल्कि जब अल्ताफ़ साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाना चाहते थे तो मैंने उसकी मुखालफत की थी। और जब वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाने के लिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो ज़ाहिर है हमने अपने महाजिर कौमी मूवमेंट को ज़िंदा रखा। हमारे उस फ़ैसले के बाद अल्ताफ़ साहब ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऐलान में ताख़ीर की, जिसकी वजह से दोनों महाजिर कौमी मूवमेंट के अंदर फ़र्क रखने के लिए हमने हकीकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन जब उन्होंने मुत्तहदा का फ़ैसला कर लिया और मुत्तहदा बनाने का ऐलान कर दिया तो हकीकी का लफ्ज़ की भी ज़रूरत नहीं थी, वो हमने ख़त्म कर दिया। तो महाजिर कौमी मूवमेंट वही है जो अज़ीम अहमद तारिक़ ने 1984 में बनाई थी और हमने उसको ख़त्म नहीं होने दिया। फ़र्क सिर्फ इतना सा था। आफाक अहमद साहब, महाजिर सियासत का आगाज़ हुआ 1978 में और आज हम बात कर रहे हैं 2023 में। आप क्या समझते हैं इस तमाम अरसे में महाजिर कौम को क्या मिला? देखिए, एक तवील अरसा तक तो आपको बाकी कौमियतों की तरह गिनने के लिए कोई तैयार नहीं था, ठीक है ना। इस महाजिर पॉलिटिक्स का नतीजा ये निकला कि महाजिरों को एक एंटिटी के तौर पे तस्लीम किया गया। आइनी तौर पर उसकी कोई कानूनी हैसियत, आइनी हैसियत ना बनी हो, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपको रिकग्नाइज़ किया और रिकग्निशन का जो मुज़ाहरा किया वो यानी अल्ताफ़ साहब की और हमारी जब मुश्तरका तंजीम थी या हम उनके साथ काम किया करते थे, उस वक्त भी लोगों ने देखा कि इक़्तिदार के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट थी। उस ज़माने में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं बनी थी, तब भी लोग अल्ताफ़ साहब के पास गए तो महाजिर कौम को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट के साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे नज़र आती है, गो कि उसकी कीमत भी बहुत बड़ी अदा करनी पड़ी, वो ये है कि अब शनाख्त का मामला जो है वो कहीं पर यानी यूँ कह लीजिए कि कोई इबहाम उसमें नहीं रहा। अब एक मासूम बच्चा जो पैदा होता है जिस फैमिली के अंदर, वो भी जानता है कि वो पंजाबी नहीं है, पठान नहीं है, सिंधी नहीं है, बलोची नहीं है, लेकिन वो अपने आप को फ़क़रिया छोटा सा बच्चा भी महाजिर कहता है, उसको अपनी शनाख्त का पता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। शनाख्त तो मिल गई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपकी जमात महाजिर कौम को कुछ मज़ीद अचीवमेंट दिलाने में कामयाब हो सकती है इन फ्यूचर? क्यों नहीं। देखिए, तंजीमों में, तहरीकों में जद्दोजहद का सफ़र एक दिन का तो होता नहीं है। ज़ाहिर है कि हर वक्त इंसान अपनी कौम की फ़लाह के लिए, अपनी कौम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए जद्दोजहद करता रहता है और नशेब व फराज आते हैं। कभी आप कमज़ोर नज़र आते हैं, कभी आपको मौका कुदरत की तरफ से मिलता है तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले वक्तों के अंदर हमें अल्लाह से बहुत कवी उम्मीद है कि इस कौम के अंदर इस बात का जो एहसास है कि हमारे इस इंतशार का नतीजा हमारे हक़ में नहीं निकला, तो और हर इंसान की ख्वाहिश है, हर महाजिर कौम के फ़र्द की ख्वाहिश है कि जो इस वक्त गैर यकीनी कैफियत है महाजिर पॉलिटिक्स के हवाले से, चाहे वो किसी का मर्जर हो रहा हो, चाहे वो हम अलग हों, चाहे वो कोई लंदन में बैठ के आवाज़ महाजिर अवाम के लिए उठा रहा हो, तो हर इंसान की ख्वाहिश है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपनी कौम के मामला हल करने चाहिए। और हो सकता है कि कल अवाम की इस ख्वाहिश के ऊपर सबको अमल करना पड़े, और अगर इस ख्वाहिश पर अमल करने में हम कहीं रुकावट बनते हैं तो अवाम हमें मुस्तरद करेगी, और अगर कोई और रुकावट बनता है अवाम उन्हें मुस्तरद करेगी, क्योंकि अवाम की इस ख्वाहिश का एहतराम सबको करना पड़ेगा। और जो आज इस इज़्तिराब की कैफियत है वो ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला।
और महाजिर कौम को दोबारा से एक ताकत के तौर पे लोग तस्लीम करेंगे। जो गलतियाँ हुई हैं, जिसको बुनियाद बनाकर इस महाजिर कौम को कुचलने की कोशिश की गई, वो इनफरादी गलती थी। जिसको बुनियाद बनाकर जो एक हम हर शख्स अपने आप को बड़ा डिफेंसिव पाथ पे महसूस करता है कि अल्ताफ़ साहब ने गुस्से में कोई बात कही और उसका उनको रिग्रेट भी था, जो मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है तो वजाहत कर रहा हूँ कि उसको रिग्रेट था और इस वजह से था कि महाजिर कौम ने उसको एहसास दिलाया कि जिस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं वो कौम बानियान पाकिस्तान है। बानियान पाकिस्तान की औलादों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना ज़ेब नहीं देता और हम इसके मुखालिफ हैं। तो अल्ताफ़ को जब लगा कि पूरी कौम उस बात के मुखालिफ है तो वो किसी के खौफ से नहीं, लेकिन अपनी कौम जिसकी सपोर्ट की वजह से अल्ताफ़ था, तो उस कौम की मुखालफत की वजह से अल्ताफ़ को इस बात का एहसास हुआ कि गलती हुई है और उसने मुतअद्दिद बार अपनी गलती का इजहार किया और उसने उस पर नदामत का इजहार भी किया। उसने इदारों से और पाकिस्तान की अशराफिया से या हुकूमत से माफ़ी भी मांगी। उससे पहले अगर कुछ अफराद ने गलतियाँ की थी तो उसकी सज़ा उसकी कौम को थोड़ी दी थी। भाई GM सैयद था, उसने कहा मैं पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, तो सारे सिंधियों को कोई मुल्क दुश्मन थोड़ी कह दिया था। या गफ़्फ़ार ख़ान जो है वो यहाँ दफन नहीं हुए, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की जोग्राफिया को नहीं मानता, वो काबुल में दफन हुए तो सारे पख्तून को मुल्क दुश्मन थोड़ी हो गए। या खर ने अगर कहा कि मैं टैंकों पर बैठ के भारत के आऊँगा तो सारी पंजाब की कौम कोई दुश्मन थोड़ी हो गई पाकिस्तान की। तो इसी तरह पाकिस्तान के महाजिर अवाम को भी ये सोचना चाहिए कि गलती फ़र्द ने की है, कौम ने नहीं की, और कौम उस फैसले के साथ नहीं थी, इसलिए हमें कोई दिफाई पोजीशन में नहीं होना चाहिए। हम शर्मिंदा नहीं हैं। तो जिस दिन इस कैफियत से बाहर निकले महाजिर कौम दोबारा मुतहरिक होकर अपने हुकूक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी इंशाअल्लाह। आप महाजिर कौम के मुतहरिक और तमाम सियासी जमातों के मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि आप आमलेट से दोबारा अंडा बनाने की बात कर रहे हैं? क्या अल्ताफ़ हुसैन, आप, वो तमाम लोग जो माजी में अलग हुए, वो सब वापस एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे? देखिए, तहरीकों के अंदर फ़ैसले होते हैं। फ़ैसले अगर गलत महसूस की जाए कि फ़ैसला गलत है तो मतलब एक स्टेप पीछे भी आया जाता है, तो उससे कोई आमलेट से अंडा नहीं बन जाता। तहरीकों में तो मुस्तकिल अपने फ़ैसलों के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ती है। ये फ़ैसला को मेरी ज़ात के लिए या किसी भी शख्स का फ़ैसला, चाहे अल्ताफ़ का हो, चाहे खालिद मकबूल साहब का हो, चाहे किसी का भी हो, कि फ़ैसला सिर्फ उनके लिए तो नहीं होता। ज़ाहिर है तहरीकों के साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो अगर हम अपने फ़ैसलों पर सिर्फ इस वजह से बज़िद रहें कि अब फ़ैसला हो गया तो वापस नहीं कर सकते, तो मेरी अना की खातिर अगर मैं अपनी कौम के लोगों को नुकसान पहुँचाऊँ, ये अक्लमंदी थोड़ी है। अगर हम एक स्टेप पीछे जाते हैं तो वो आमलेट से अंडा नहीं बन रहा, बल्कि तहरीकों में बड़े मकासद के लिए एक स्टेप पीछे आना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो हर्ज नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी MKM में वापसी मुमकिन है? मैं तो MKM से गया ही नहीं। मैं तो महाजिर कौमी मूवमेंट हमेशा से उसको जोड़ के रखा। तो मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ ये पार्टी मेरे कोई घर की जागीर तो नहीं है। हमने जिस परचम तले लोगों को मुत्तहिद किया था, तो अगर बाकी लोग भी उस परचम तले मुत्तहिद होते हैं तो ये मेरी पार्टी नहीं है, उनकी भी पार्टी है। सब लोग जमा हुआ चलाएं पार्टी, उसमें क्या है। लेकिन वापसी लोग ये समझते हैं कि मुत्तहिदा में वापसी, तो मुत्तहिदा से मेरा एक सेकंड, एक लम्हे के लिए कभी वास्ता नहीं रहा। इसलिए कि मैं तो मुखालिफ था कि भाई आप इमली का पौधा लगा के आम खाने की ख्वाहिश करो, ये बेवकूफ़ी है। जब हमारी बुनियाद ही लसानी पॉलिटिक्स है, अब आप कहें मैं कौमी धारी की सियासत करूँगा, आप आर्मी की ख्वाहिश पे आपने किया था, असलम बेग ने फरमाइश की थी, तो मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी कि हमारी तो बुनियाद ही लसानी है। हम इमली का पौधा लगा के हम चाहे आम खा लेंगे, तो कैसे खा लोगे? इमली के पौधे में आम ही निकलेगा। तो आपको वापस वहीं आना पड़ेगा जहाँ आपकी बुनियाद है। तो अगर आते हैं तो ये मेरे घर की जागीर थोड़ी है, जो आएगा पार्टी संभाले। आफाक साहब, आप अपनी इन तमाम बातों के बावजूद एक मौके पर एक TV शो में ये कहते नज़र आए कि शहर एक हेलो की मार है, तो क्या आप आज भी अपने इस बात पर कायम हैं? मैंने जिस वक्त कहा था उस वक्त पोजीशन यही थी कि जो लोग आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके जहनों में ये है कि जो कुछ वो हैं वो इनफरादी हैसियत में हैं, तो मैंने कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो जो लोग आपे से बाहर थे, तो मैंने उनके लिए कहा था कि मैंने कहा आज जो कुछ ये जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस शहर में एक हेलो की आवाज़ जो है वो जिन लोगों ने बास्केट में जमा किया हुआ है, ये सब
तिलियर और तीतर की तरह फुर करके उग जाएंगे। मैं आपसे किसी और पर तो कमेंट नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि एमकेएम की तकसीम जब हुई, एमकेएम से एमकेएम हकीकी बनी, फिर लंदन ग्रुप बना और अब फिर पीएसपी भी बनी, क्या इस सब के बाद भी आपको ये उम्मीद है कि कराची के लोगों को या महाजिर कौम को कुछ मिलेगा? कौन सब एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहे हैं? जो लोग एमकेएम से छोड़ के गए आपके अलावा? दो ही लोग हैं, एक मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान और एक पीएसपी, ठीक है ना। इसके अलावा तो कोई और बहुत बड़ा मर्जर नहीं हुआ कि सारी पार्टियां जमा हो गई हों। लंदन अलग है, हम अलग हैं और दूसरे लोग अलग हैं जो काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर सलीम हैदर साहब हों। तो दो पार्टियों का मर्जर हुआ और दो पार्टियों का मर्जर भी ज़ाहिर है कि वो जिस तरह पहले था कि प्रेस क्लब के अंदर बुला के फारूक सत्तार साहब उस वक्त कन्वीनियर थे, उस वक्त मर्जर करने की कोशिश की, तो जिन लोगों की ख्वाहिश थी वो दुनिया जानती है। उसमें मतलब हम किसी को कहें कि भाई फ़लाँ की ख्वाहिश थी, तो उस ख्वाहिश को उस वक्त पाए तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। उन्होंने अब कोशिश कर ली, इसलिए कि ज़ाहिर कमज़ोर पोजीशन में थे जो मुत्तहिदा को लीड कर रहे थे लोग, और जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि उनके लोग पहले मुत्तहिदा को अपने कंट्रोल में लें और उसके बाद मुत्तहिदा को जो है वो ख़त्म करें, तो ये मरहलावार उस तरफ गाड़ी जा रही है। आप समझते हैं कि इन फ्यूचर जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी भी मैं कहता हूँ कि अमलन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख़त्म हो चुकी। वो क्यों आप ये कहते हैं कि क्या आप समझते हैं कि कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे? देखिए, कराची के मसाइल पे तो तवज्जो जिस वक्त अल्ताफ़ की मौजूदगी में जो काम हो रहा था उस वक्त भी ये मामलात स्टार्ट हो चुके थे कि आपने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को परसेंटेज तय करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तब्दील करवा दिया और उस ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत भी जो है वो गवर्नर इरशादुल इबाद ने किए। इसी तरह आपने वाटर बोर्ड को जो है वो एक जो केएमसी के मातहत था उसको आप अलग बोर्ड उसको बनवा दिया। तो इस तरह के बहुत सारे इक़दामात हुए जिसमें आपने ख़ुद हिस्सेदार बन के और उसको आपने फ़ैसलों पर उसकी मोहर तस्दीक लगाई, क्या कहते हैं उसको आप, तस्दीक की मोहर लगा दी, मोहर सब्त कर दी। रिज़ल्ट क्या है? कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो एक शहरी इदारा था आज वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। आज चपरासी भी सिंध उसमें एसबीसी के अंदर सिंधी है। तो ये इक़दाम तो उस वक्त स्टार्ट हो चुके थे। इसका मकसद है कि उस वक्त भी ये फ़ैसला कर लिया गया था कि नताइज कोई और बनाता है, और जब नताइज कोई और बनाता है और आवाम के वोटों से नताइज नहीं बनते तो फिर आवाम की परवाह करने की ज़रूरत क्या है। ये एहसास उस वक्त से परवान चढ़ रहा था और आज अपने उरूज पर है कि किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि आवाम के मसाइल क्या हैं। भाई अगर असम्बली के अंदर बैठ कर जिस कोटा सिस्टम को आप मंशूर का हिस्सा बना के बैठे हुए थे उस कोटा सिस्टम के ऊपर हमारी लड़ाइयाँ होती रहीं कि ये मेरिट का कत्ल है, हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहे, हमें इदारों में नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इमरान खान हम पर मुसल्लत कर देता है और वहाँ आप गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं और आपने गवर्नमेंट से अलग इख्तियार नहीं की, तो आपको अब आवाम के जज्बात की परवाह नहीं है। तो इसमें अब ज़ाहिर है कि जो तहरीक का मकसद था वो तो फौत हो चुका। अब सब अपनी अपनी ज़ाती बका की जंग लड़ रहे हैं। कोई इंडियन पासपोर्ट की वजह से ब्लैकमेल हो रहा है, कोई बल्दिया की फैक्ट्री के केस की वजह से ब्लैकमेल हो रहा है, और इन ब्लैकमेलिंग की वजह से आप पूरी पार्टी सरेंडर कर चुके किसी और के हाथों में। नतीजतन ज़ाहिर है कि लोगों को अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप इस कौम के लिए कुछ कर पाएंगे। मैंने जो कहा कि अमलन मुत्तहिदा ख़त्म हो गई और लोग समझते हैं कि पीएसपी ख़त्म हो गई, ठीक है ना, तो मैं इसकी रिवर्स समझता हूँ। आपने कराची के शहरी इदारों की बात की कि माजी में गवर्नर सिंध के दस्तखतों से KBCA SBCA बना दिया गया, तो आज तो जो कराची के और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ की मेयरशिप भी जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और आपने और एमकेएम ने तो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। देखिए, ये भी एक मनसूबाबंदी के तहत और किसी की फरमाइश पर हुआ। किसकी फरमाइश है? देखिए, अब इस फरमाइश के ऊपर मतलब आप कहते हैं ना कि भाई फलां के पर जलते हैं तो भाई हमारे भी पर जलते हैं। ओके। तो अब जाहिर है कि इस शहर के अंदर और मैंने अपनी गलती मानी, अपने कारकुनान से भी और अपने लोगों से भी मैंने उस पर माफ़ी मांगी कि मैं धोखे में रहा और मेरा फ़ैसला गलत था। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के वक्त यहाँ बैठकर लोगों ने जो मुलाकात करने आए थे मुझसे कहा कि आप अब इलेक्शन नहीं होंगे और हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो किसी काम को रोकने का अंदाज़ रहा है वो लाशें थी। ठीक है ना, वो तशद्दुद के बगैर कोई काम नहीं रोकते थे, वो कोई पुरअमन एहतजाज के ज़रिए मामलात को उन्होंने कभी हैंडल करने की कोशिश नहीं की।
तो मैं ख़ाइफ़ था कि कल अगर इलेक्शन ये रोकने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज़ाहिर है कि खून खराबे का ख़दशा है। और मुझे ये भी पता था कि इनकी सलाहियत इससे ज़्यादा नहीं है कि वो अपने इलाक़ों में करें जो भी बदमाशी करनी हो। वो किसी नाता खान पे जाके तो कोई इलेक्शन रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर अपने ही आबादियों के अंदर इन्होंने इलेक्शन रोकने के लिए कोई ताकत का इस्तेमाल किया, कोई अंधाधुंध कोई फायरिंग हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो मैंने उस वक्त ही फ़ैसला किया था कि भाई ऐसे हालात के अंदर हमें भी इलेक्शन से दूर रहना चाहिए। हम जो है वो अलग इलेक्शन लड़के क्या करेंगे। तो ये फ़ैसला मेरा गलत था। मुझे नहीं पता था कि कई ऑपरेशन के बाद जो है वो सबके दांत टूट चुके हैं और अब जो है वो उनके रवैये दूसरे हैं। तो मुझे डर था कि कोई तशद्दुद होगा। तो इलेक्शन जो है वो उनकी ख्वाहिश ही थी कि भाई इलेक्शन से महाजर अवाम को दूर रखा जाए। और आखिरी वक्त तक ये कोशिश की जाती रही कि इलेक्शन नहीं होंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरी आवाम को उन्होंने मुतमईन कर दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे। जब इलेक्शन होने का फ़ैसला हो गया कि सुबह इलेक्शन होंगे, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी के हक़ में दस्तबरदार हुए। देखिए फ़हीम साहब, बाइकाट अगर करते हैं ना तो आप एहतजाजन करते हैं और उसके आप रीज़न्स पेश करते हैं और आप कहते हैं कि भाई हम इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन आप दस्तबरदार होते हैं तो आप किसी के हक़ में होते हैं, आप एहतजाजन नहीं होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइकाट का लफ्ज़ नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर दस्तबरदार का लफ्ज़ था। बाइकाट की भी मुखालफत थी। जिन लोगों ने इनसे काम लिया उन्होंने मना किया कि बाइकाट का लफ्ज़ नहीं, तो आपने दस्तबरदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इलेक्शन से दूर हुए। तो वो शहर किसी ने छीना नहीं, आपने दिया, प्लेट में रख के दिया है बाकायदा, और किसी की फरमाइश पे दिया, तो उसकी ज़ाहिर कीमत वसूल की गई। और अगर कीमत वसूल करने की मैं बात करता हूँ तो हर जगह हर मौके पर, क्योंकि यही वतीरा रहा है कि किसी की हिमायत की तो पैसे वसूल किए, किसी की मुखालफत की तो पैसे वसूल किए, इमरान खान की गवर्नमेंट छोड़ी तो उसके पैसे वसूल किए, किसी पार्टी को सपोर्ट किया, किसी की हुकूमत को सपोर्ट किया तो उसके पैसे वसूल किए। आज तक देखिए, अगर आप कीमत वसूल नहीं कर रहे, आप ज़ाती मफाद नहीं हासिल कर रहे, तो आप आफाक अहमद की तरह पकड़े हुए एमपी पे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पकड़े हुए एमपीएस के ऊपर। हमने जब गवर्नमेंट बनाई थी मुजफ्फर शाह के दौर में तो 15,000 लोगों को नौकरियाँ दिलवाई थी। हमने एसडीएम भर्ती करवाए थे, हमने दर्जनों तो कम अज़ कम लाजमी 17 ग्रेड के गैजेटेड ऑफिसर अपॉइंट करवाए थे। अगर आप ज़ाती मफाद नहीं ले रहे होते तो पूरी गवर्नमेंट आपके 4 वोटों पर टिकी हुई थी इमरान की। आज भी आपकी गवर्नमेंट, वफाक की गवर्नमेंट जो है वो आपके वोटों की मोहताज है। आपने कौम को क्या दिया? आप आज तक पानी नहीं ले सके, आज तक आप लोगों को नौकरियां नहीं दे सके। आप लोगों को ये समझा रहे होते हैं सिंधियों ने आपकी तमाम नौकरियां खा ली। बिल्कुल सिंधियों ने हमारी नौकरियां खाई। आप वफाक की गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, आप वफाक में उनसे कह सकते थे कि हमारे ज़ख्मों पे कम से कम आप तो मरहम रखिए, आप तो कम से कम केपीटी में और पीआईए में जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें हमें नौकरियाँ दे दीजिए। आपने वहाँ पर भी नौकरियाँ नहीं मांगी, इसलिए कि आप उसकी कीमत वसूल कर चुके हो। अब्बास साहब, अब ज़रा मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। ये पार्टी में से पार्टी निकालना ये तो साल से जारी है। इस वक्त जो मुल्की लेवल पे इस वक्त हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन तक ये ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए फ़हीम साहब, ये मामला तो पाकिस्तान बना उसके बाद से ही शुरू हो गया था कि मुस्लिम लीग कभी किसी के हाथ में और कभी किसी के हाथ में। उस ज़माने से ही हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या एजेंसियां हैं उनका अमल दखल शुरू हो गया था पॉलिटिक्स में। तो ज़ाहिर है कि उनके पंजे इतने मजबूती से गड़े हुए हैं कि आज भी वो सिलसिला उसी तरह जारी है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी थी उसमें आईएसआई चीफ खुद बैठे थे आईएसपीआर के साथ, जी बिल्कुल, जबकि कभी इस किस्म की कोई हमें नज़ीर मिलती नहीं है। उसमें उन्होंने कहा था कि अब हमारी फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो उसको बड़ा खुशाइंद मैंने कहा था, लेकिन मैंने साथ में कहा था कि पूरे पाकिस्तान से किरदार ख़त्म हो गया हो लेकिन कराची से किरदार ख़त्म नहीं हुआ और मुझे होता भी नज़र नहीं आ रहा। तो जो वफाक के अंदर भी हुआ अभी तहरीक इंसाफ में कि भाई लोग पार्टी छोड़ के गए, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है वफादारियाँ तब्दील कर ली लोगों ने, और कुछ लोग कहते हैं करवा दी लोगों ने। तो वो फैसला तो ज़ाहिर है आवाम कर सकती है कि एक शख्स जो है हीनियस क्राइम में उसको जो है वो अरेस्ट करके और उसको चालान आप करने जा रहे हैं और आपने उसको जेल में भेज दिया और वो बाहर आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो हीनियस क्राइम जो है वो धुल जाते हैं। तो जिस तरह पीएसपी के ज़माने में आपने लॉन्ड्री खोली हुई थी कि जो मुत्तहदा के ज़माने में वांटेड था वो पीएसपी ज्वाइन कर लेता, आप उसको जो है वो धो के बाहर निकाल लेते थे, वही अमल वहाँ किया गया। लेकिन एक शख्स जो जालिम की हैसियत से और एक उसका जो अमल था वो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आ रहा था, उसको अगर आप आवाम के ऊपर छोड़ने की बजाय आपने ख़ुद किया और बाज़ जगह मैं कहूँगा कि भोंडे तरीके से किया, तो उससे
उसके गुनाह तो धुल गए और वो उल्टा मजलूम बन गया, जो काउंटर प्रोडक्टिव एक्ट है। मैं खुदा न खास्ता किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, ज़ाहिर है कि उन्होंने मुल्क के मफाद में सोच के कोई फ़ैसला किया होगा। अब इन हालात के अंदर मैं एक बात और आपके इसमें ऐड कर दूं कि लोगों ने शायद नोटिस ना लिया हो, लेकिन मैं तो ज़ाहिर उसका एहसास करता हूँ, इसलिए कि इस मुल्क से मोहब्बत है, इस पाकिस्तान से हमारी वाबस्तगी हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में है कि जो हालात इस वक्त हुए हैं, चाहे वो किसी ने वफ़ादारियाँ तब्दील करवाईं या तब्दील की गई, 98% नॉन पठान जिन्होंने वफ़ादारियाँ तब्दील की, और जो लोग मुश्किल वक्त में भी इमरान के साथ खड़े हैं वो 98% पठान है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, और कल ये चीज़, ये जो दरार है इसको वाइडन करेगी। देखिए, कौमी इदारे की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर जिस तरह लोग अलग हुए हैं उनका, और जो लोग उनके साथ वफ़ादार हैं उनका तनासुब अगर बराबर होता तो समझ में आती, लेकिन यहाँ 98% वफ़ादारियाँ तब्दील करने वाले कोई और हैं और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो कोई और हैं। ये फ़र्क वाज़ेह है जिसको लोगों को समझना चाहिए और इसका एहसास करना चाहिए कि ये कल इस मुल्क के लिए नुकसान देना। आपने अभी कहा कि कुछ लोगों ने सियासत से अपना किरदार ख़त्म तो किया है, लेकिन कराची की हद तक नहीं किया। तो आइंदा इलेक्शन में आप कराची से क्या रिजल्ट देख रहे हैं? असल में कराची एक ऐसा इलाका है, बड़ा गुंजान है जी, और दूसरा कराची के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन जो यहाँ की लोकल है, महाजिर, वो बहुत बड़ी तादाद है। जो नॉन महाजिर हैं उनका इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कि महाजिरों का इलेक्शन मफाद होता है। जो दो चार ऑपरेशन यहाँ हुए ना, उसके बाद इस कौम में बुरी तरह अजनबियत का एहसास है, और जो लोग यहाँ पर अमन व अमान कायम करने के लिए आए हैं उन्हें भी गालिबन बाहर से ब्रीफिंग दे के भेजा जाता है कि भाई जहाँ जा रहे हो वो लोग बहुत सोशल मीडिया पे जो टर्म इस्तेमाल हो रही है डोमिसाइल का फ़र्क है। तो जब वो लोग यहाँ आते हैं तो वो हमें अजनबी समझ रहे होते हैं, और हम जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें अजनबी समझ रहे होते हैं। और उसके बाद जिस तरह का खौफ लोगों के दिल में इन 4 ऑपरेशंस के बाद बैठा है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदार चाहे वो किसी भी सूरत में मौजूद हों, अगर वो कोई चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और वो ज़ोर से ज़मीन पे पाँव मारें तो लोग डर के मारे हट जाते हैं। पंजाब में रिज़ल्ट तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। देहात में जब इलेक्शंस होते हैं तो मैंने पहले अर्ज़ की थी आपसे कि वहाँ पर इलाके का चौधरी जो है वो फ़ैसला करता है कि मेरे पिंड के लिए तुम क्या काम करोगे, वादे वही लेता है, और उसके बाद अगर उसने पिंड के चौधरी ने फ़ैसला कर लिया तो पिंड का चौधरी इलेक्शन के दिन पग बांध के ना पूरे लोगों को गिनती करवा के वोट डलवाता है, और इलेक्शन के नताइज आने तक वो पोलिंग बूथ के बाहर बैठता है। तो वहाँ इलेक्शन के नताइज तब्दील करना मुश्किल होते हैं। अर्बन एरियाज़ में बिलखुसूस जो महाजिर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, ऑपरेशन की वजह से जितना खौफ लोगों के अंदर है, और फिर इलेक्शन के नताइज जिस तरह बनते रहे हैं, उसमें इलेक्शन में जो अदम दिलचस्पी है, उन सब चीज़ों का फ़ायदा उन लोगों को होता है जो बनने वाली गवर्नमेंट्स की स्ट्रिंग्स हिलाने के लिए ब्लॉक वोट्स अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं, और उसके लिए कराची से बेहतर उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये इस वजह से मैं कहता हूँ कि कराची का रिज़ल्ट मैंडेट स्कैटर्ड होगा, लेकिन किसी की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाएगी। 100% तो ज़ाहिर है किसी को किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं है। इस ज़मीन पे खुदा कोई और नहीं है, ज़मीन पर वही खुदा है जिसने फ़ैसले करने। तो ज़ाहिर है कि यहाँ ज़मीन पे जो खुदा किसी को समझे तो उसको तो हर चीज़ पर कुदरत नहीं है ना। एक कॉम्प्रेस रहनुमा से मेरा आखिरी सवाल ये है कि कराची वाले एक ट्रम है, कराची हाइट्स, ये उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होती है जो साल साल से नस्लों से इस शहर में रहते हैं। क्या आप उन्हें कबूल करते हैं? अच्छा, मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब पाकिस्तान बना तो पंजाब से लोग हिजरत करके यानी जो वाघा बॉर्डर था वहाँ से भी आए, और खोखरा पार मुनब्बाव से भी आए। ना सिंध ने नहरी ज़मीन के पास हमें रुकने दिया, ना पंजाब ने, और उन्होंने कहा पाकिस्तान आगे बनाए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया, और इस डेजर्ट में ला के छोड़ दिया था जहाँ पे वाकई पानी नहीं था। समंदर का पानी खारा आप कहाँ इस्तेमाल करते? खारादर और मीठा दर में 2 ही कुएँ थे, एक खारादर का वो यानी खारा पानी का कुआँ था और एक मीठे दर पे मीठे पानी का कुआँ था। तो एक कुएँ से पूरे हिंदुस्तान से आने वाले महाजिर तो पानी नहीं पी सकते थे। इसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने गुजारा किया, और फिर उस शहर को अपनी सलाहियतों से, जो लोग वहाँ से आए थे हुनरमंद थे, पैसे वाले थे, उन्होंने आके पाकिस्तान को पैसे भी दिए, पाकिस्तान को सपोर्ट की, फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट की। मतलब जिस तरह अभी शर्जील का कल परसों स्टेटमेंट में देख रहा था कि महाजिर यहाँ आए थे और हमने पनाह दी थी, तो मतलब अजीब सी बात है
कि 3 सनतकार जो हिंदुस्तान से आए थे, 3 महीने की पूरे पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह उन्होंने दी थी। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे पाकिस्तान के पास भी और सिंध के पास भी। जो हमें भिखारी कहते हैं वो खुद भिखारी थे पहले, और मतलब हालत बुरी थी। मैं उनको भिखारी कह के उनकी तज़ीक नहीं कर रहा, इस अल्फाज पे माफ़ी चाहता हूँ। वो चाहे कितनी ही बदबख्ती करते रहें, मैं किसी के साथ ये लहजा इख्तियार करना नहीं चाहता, लेकिन 3 महीने की सैलरी हमने दी थी। तो यहाँ जब आए थे तो उसके बाद यहाँ सनतें लगाईं और रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए। इसी शुरू के ही पीरियड में लोगों का आना शुरू हो गया था। लेकिन फ़हीम साहब, ये एक हकीकत है कि यहाँ बच्चा आज भी पैदा होता है ना, तो उसको अपना गांव दिखाने, आबाई इलाका दिखाने बाकायदा जाते हैं, ताकि उसको एहसास रहे कि मेरा आबाई इलाका ही है। मैं अपने आबाई इलाका आगरा दिल्ली किसी को दिखाने नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरा वो मुल्क नहीं है। इनका जो आबाई इलाका है वो उसको अपना मुल्क कहते हैं और वो दिखाने जाते हैं। तो उन लोगों को मैं कैसे कराचियाइट्स तस्लीम कर लूँ? और फिर मैं उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकता जब तक उनके हिस्से के वसाइल यहाँ नहीं आते। आप मरदमशुमारी में उन्हें शुमार करते हैं गुज्जर खान में, लाला मूसा में, और उनके वसाइल उनकी आबादी के तनासुब से उस शहर को मिलते हैं, उन इलाकों को मिलते हैं, और वो यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आते हैं। और हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, हम रोज़गार के हुसूल के लिए आने वालों को मना नहीं कर सकते, पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह उन्होंने शहर का हाल किया है तो ज़ाहिर है हमें तकलीफ़ है। तो कराचियाइट्स तो वही है जो कराची से उसके मरना जीना और उसके मफादात वाबस्ता हों। यहाँ सिर्फ हुसूल के लिए आते हैं, ख़र्च करने के लिए नहीं आते। तो उन्हें आप कराचियाइट्स में शुमार करें, वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया आफाक भाई आपका। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जानना चाहते हैं कहाँ क्या हुआ है तो देखते रहिए FIR।